वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। मैं आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग के ताल्लुक से बात करूंगा, जो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुई, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के 15 समिट पे। इससे पहले कि मैं उसके तफसीलात में जाऊं, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को भी लाइक करें। बाद में इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो तो इत्तलाएं ये आ रही हैं कि जोहान्सबर्ग में जी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रे, उन्होंने लफ्ज़ बायलैटरल मीटिंग इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में मुलाकात हुई और बातचीत हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस ख्याल का इजहार किया कि वो इस बात से परेशान हैं या इस बात से नाखुश हैं कि जो बॉर्डर की इश्यूज हैं वो अभी तक सेटल नहीं हुए। और दोनों ने, जी जिनपिंग ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी, इस बात को डिसाइड किया कि हाँ, ये ज़रूरी है कि ये मामला को जल्द से जल्द डी एस्केलेट और नॉर्मलाइज किया जाए। ऑलरेडी जो दोनों तरफ के जो फौजी हैं उनके बीच में जो मुलाकातें हो रही हैं, अभी 19th टॉक हो चुका है। और हालांकि कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ये थॉट एक्सप्रेस किया गया कि अब दोनों मुल्क की जो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो दौड़ है, कहिए या नहीं, थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ गई है। देखिए, सितंबर में G20 की समिट है, और उम्मीद है कि जी जिनपिंग भी इंडिया आएंगे, जो बाइडेन भी आएंगे, हो सकता है व्लादिमीर पुतिन भी आए। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, शायद साल का यह सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट होगा। और नरेंद्र मोदी जरूर चाहते हैं कि इट बी ए वेरी बिग सक्सेस हिंदुस्तान के लिए। इट विल बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट अचीवमेंट कि ये इवेंट सक्सेसफुल हो। ऑलरेडी जो एससीओ की फॉरेन मीटिंग हुई, वो उतना सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि वो वर्चुअल हो गई थी। और जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें कोई फाइनल कम्युनिके यानी कंसेंसस नहीं पैदा हो सका। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जोहान्सबर्ग में कंसेंसस एस्टैब्लिश कर सके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और उससे पहले G20 जो बाली में हुई थी, वहाँ पे भी कंसेंसस एस्टैब्लिश हो चुका था। लेकिन इंडिया में अभी तक G20 के किसी भी मीटिंग में कोई कंसेंसस नहीं आ सका। तो उसमें बेसिकली द मसला तो यूक्रेन की जंग का है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर इंडिया चाइना ऑन द सेम पेज हो G20 के फाइनल समिट में, तो मेरे ख्याल से द समिट विल बी मोर सक्सेसफुल। जो साउथ अफ्रीका के अंदर अंदरूनी सोर्सेज से इत्तला ये आ रही है कि ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट की जी जिनपिंग से मुलाकात करने की, और जी जिनपिंग ने इस मीटिंग को एक्सेप्ट कर लिया। इससे पहले भी नवंबर में, सॉरी, दिसंबर 2022 में बाली में इनकी मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने फोटोग्राफ वगैरह भी तो देखे, हैंडशेक हुआ था। लेकिन कई महीनों तक ये बात का इकरार दोनों मुल्कों ने नहीं किया था कि एक्चुअली बाकायदा बातचीत भी हुई थी। तो इस बार तो खैर दोनों मुल्कों की तरफ से सिमिलरली जो रीड आउट्स आए हैं वो यही है कि मुलाकात हुई है। इट वाज रिक्वेस्टेड, इट वाज एन ऑफिशियल मीटिंग, मतलब साइडलाइंस पे मीटिंग है। इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल ब्रिक्स मीटिंग, बट इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। और इंडिया इज़ नॉट यूजिंग द वर्ड बायलैटरल, लेकिन उसके कंटेंट्स दोनों मुल्क ने शेयर किए हैं कि इट वाज अबाउट लैक एंड अबाउट कि ये तय अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर को लेकर जो मसाइल हैं, अगर वो तेज़ी से हल हो जाते हैं दोनों के सेटिस्फैक्शन के लिए, या दोनों कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दोनों मुल्क कर लेते हैं, तो दोनों की इकोनॉमीज़ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मूव होगा। बहुत तेज़ी से इनका ट्रेड बढ़ सकता है। चाइना इंडिया का ट्रेड इज़ ऑलरेडी क्लोज टू US इंडिया ट्रेड। 2021 में तो इट वाज इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही था। और फिर हो सकता है कि 2023 में ही चाइना बन जाए इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इन्वेस्टमेंट्स दोनों कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर वाले कर सकते हैं एक दूसरों के मुल्क में।
और ये जो आर्म्स रेस जो ट्रिगर हो गई है दोनों के बीच में, इसको सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। जब एक दूसरे से वो मतलब टेंशन में आ जाते हैं तो वो हथियारों की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हथियारों पे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, डिफेंस पे ज़्यादा खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है लद्दाख में, अरुणाचल पे, दोनों साइड उसमें भी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। वो रिसोर्सेज डेवलपमेंट के में इस्तेमाल की जा सकते हैं। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इंडिया की आइडेंटिटी बदल जाएगी अगर इस तरह से इंडिया पूरी तरह से वेस्ट में अलाइन हो जाता है चाइना की थ्रेट की वजह से। सो आई डोंट थिंक इंडिया चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी में फ़र्क आ जाए। एक कंट्री जो सारी उसकी सारी मॉडर्न उम्र वो एक काइंड ऑफ नॉन अलाइंड रहा है, इंडिपेंडेंट रहा है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वो जेलसली गार्ड कर रखा था इतने साल। लेकिन अब चाइना के थ्रेट की वजह से वो मजबूरन वेस्ट की जो अलाइंसेस है उसमें तेजी से जकड़ा जा रहा है, लिटरली वहाँ से हथियार ले रहा है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, और इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन हो रहे हैं। इंडिया में अब काइंड ऑफ बेसिस मिल गए हैं यूएस को। सो इट इज़ गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस। और मैं इंडिया एटलीस्ट नहीं चाहता कि दे बिकम फुली डिपेंडेंट ऑन वन साइड और दी अदर। और अगर टेंशन्स बढ़ते हैं वेस्ट और चाइना के बीच में, तो इंडिया डज नॉट वांट टू बिकम ए कोलैटरल डैमेज। इंडिया की इकोनॉमी अभी भी डेवलप हो रही है तेजी से। इंडिया डज नॉट वांट टू बी इन ए सिचुएशन जब कि वो चाइना से या चाइना के एलाइज के साथ ट्रेड बंद हो जाए। चाइना डोमिनेट्स आसियान, चाइना इज नॉट डोमिनेटिंग अफ्रीका। और अब ब्रिक्स में भी देखें आप, चाइना का जोर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इंडिया के लिए इट इज़ नॉट गुड कि वो इन इलाकों से जहाँ पे वो अपने आप को एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ देखना चाहता है, कि ग्लोबल साउथ से वो खारिज हो जाए और फिर से बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। तो ये मीटिंग जो बहुत ही चंद मिनट्स की थी, मेरे ख्याल से उसकी सबसे उसका असर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होपफुली रहेगा। मेरी नज़र में दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हुआ है ब्रिक्स की समिट में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो तो ऑब्वियसली ब्रिक्स का एक्सपेंशन, वो डबल हो गया है साइज में। 5 मुल्कों से वो अब वो 11 मुल्क बन गए हैं। अगर आपने सुना नहीं तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना, ये 6 नए मुल्कों को इनवाइट किया गया, और जनवरी अगले साल में वो मेंबर्स बन जाएंगे। तो मुझे ओवरऑल जो ब्रिक्स की ओरिएंटेशन है जो बदल रही है फ्रॉम ए जियो इकोनॉमिक, यानी इंटरनेशनली वो इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहा था, डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था, लेकिन अब चाइना अब और रशिया मिलकर उसे जियो पॉलिटिक्स में घुसाना चाह रहे हैं, G7 को बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो मुझे इत्मीनान नहीं है पूरी तरह से, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। वैसे भी वो इकोनॉमिक उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। हालांकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ज़रूर कायम किया, और उसने $33 बिलियन के लोन भी दिए हैं, 100 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से वो इकोनॉमिक फोर्स नहीं बना, अब वो जियोपॉलिटिकल फोर्स बनने जा रहा है। सो जिसका फ़ायदा रशिया और चाइना को ज़्यादा होगा बनिस्बत दूसरे मेंबर्स जिनके वैसे वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, सऊदी अरेबिया को ले लें आप, दे हैव गुड रिलेशंस विद द वेस्ट। इजिप्ट भी इज़ अ रिसिपिएंट ऑफ यूएस एड, और यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात है। सो आई थिंक ब्रिक्स को जियोपॉलिटिकल अलायंस बनाने की जो कोशिश कर रहा है चाइना और रशिया, दैट इज़ नॉट गुड फॉर ब्रिक्स। मुझे नहीं लगता कि वो ब्रिक्स को मजबूत करेंगे, वो शायद ब्रिक्स को कमज़ोर कर देंगे। अ, बस इस ब्रीफ डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग के लिए इतना ही है। आई होप कि आप सबको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगी। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। अंटिल नेक्स्ट टाइम।